जो है चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन। और चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो चैप्टर का नाम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आप सुना ध्यान से, अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो फ्लावरिंग प्लांट हम किसको बोलते हैं? एंजियोस्पर्म को। किसको बोलते हैं? एंजियोस्पर्म को हम क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट। तो मतलब हम बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म आपको पता है प्लांट के अंदर सबसे डेवलप्ड प्लांट में से आते हैं, और जो फ्लावर होता है एंजियोस्पर्म के अंदर वो क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो सबसे पहली चीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है? फ्लावर। क्या है? फ्लावर। क्लियर है बात? तो रिवीजन में यहाँ हम फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे हैं कि मतलब बस ऊपर ऊपर से ऐसे पढ़ाते हुए चले जाएंगे। रिवीजन का मतलब यहाँ प्रॉपर रिवीजन होगा, और प्रॉपर रिवीजन का मतलब है मुझे सारे क्वेश्चन और अगली क्लास में आपको भी मुझे पढ़े हुए मिलना चाहिए। क्योंकि अगर मैं प्रॉपर पढ़ा रहा हूँ तो आपको भी प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा। अगर ये 3 महीने नहीं पढ़े तो 3 महीने में हड्डी पसली सब तोड़ दूंगा, और जो फीस आएगी उससे इलाज कराने के लिए मैं रेडी हूँ। ठीक, इतना याद रखना। हाँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फ्लावर की, तो फ्लावर जो है वो क्या है? मॉडिफाइड सूट होता है। क्या होता है? मॉडिफाइड सूट। यानी फ्लावर कैसे बनता है? सूट के मॉडिफिकेशन से, मतलब स्टेम के मॉडिफिकेशन से बनता है। और फ्लावर प्लांट का यानी एंजियोस्पर्म का एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्या है ये? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अगर हम फ्लावर की बात करें तो अच्छा कुछ डायग्राम वगैरह हैं। वैसे तो मैं जब पहले हम पढ़ते थे तो हम पूरा डायग्राम वगैरह बनाया करते थे, बट अभी हम डायग्राम्स नहीं बनाएंगे क्योंकि एनसीईआरटी से जो डायग्राम है उन्हीं की लेबलिंग और उन्हीं डायग्राम को हम इस्तेमाल करते रहेंगे रिवीजन में। ठीक है ना? तो अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे हमारे पास ये है एनसीईआरटी का डायग्राम, फिगर नंबर 1। एक फ्लावर के बारे में जितनी बातें आपको पता होना चाहिए वो इस डायग्राम में आपको बता दी जाएंगे। सबसे पहली बात तो अगर हम बात करें, नीचे एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है फ्लावर के अंदर, एंड जो नीचे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर फ्लावर के अंदर आपको देखने को मिलती है उस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? स्टॉक बोलते हैं। इसको आप पेडिसिल के नाम से भी जानते हो। तो पेडिसिल बोलो या स्टॉक बोलो, बातें दोनों क्या हैं? सेम। ठीक है ना? तो एक हो गया स्टॉक या पेडिसिल। इसके बाद अगर हम बात करें तो किसी भी फ्लावर के अंदर एक सोलन सा पार्ट मिलेगा नीचे की तरफ। दिस सोलन पार्ट इज कॉल्ड थैलेमस। क्या बोलते हैं? थैलेमस। थैलेमस, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? रिसेप्टेकल बोलते हैं। ठीक है ना? अगर हम बात करें स्टॉक, तो स्टॉक का काम क्या होता है? फ्लावर को होल्ड करना। और थैलेमस के ऊपर जितने भी वर्ल हैं, यानी स्टैमेन हो गया, कार्पेल हो गया, और जो है सेपल्स हो गए, पेटल्स हो गए, वो सारे के सारे कहाँ मिलेंगे? थैलेमस के ऊपर मिलेंगे। इसका नाम रिसेप्टेकल भी होता है। ठीक है ना? अब जो थैलेमस है, इस थैलेमस के ऊपर अलग अलग तरीके के वर्ल मिलेंगे। जैसे सबसे पहली वर्ल जो आपको दिख रही है वो क्या है? सेपल है। यहाँ थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा तो मैं बगल में नाम लिख दे रहा हूँ, सेपल ही है। क्या है? सेपल। सेपल जो होता है वो कैसा होता है? ग्रीन होता है। कैसा होता है? ग्रीन होता है। और ये ग्रीन होने के साथ साथ इसकी अपीयरेंस कैसी होगी? लीफ लाइक। कैसी होगी? लीफ लाइक। यानी ग्रीन कलर का लीफ लाइक होगा। और इसका काम होता है फ्लावर को बड स्टेज में प्रोटेक्ट करना। क्या करना? प्रोटेक्ट फ्लावर एट बड स्टेज। एट बड स्टेज यानी जब फ्लावर बड स्टेज में होता है तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम किसका है? सेपल्स का। सेपल्स का एक और नाम होता है, और वो क्या है? कैलिक्स है। मतलब अगर एक सिंगल सेपल है तो सेपल ही बोल रहे हैं, बट एक ग्रुप ऑफ सेपल्स होंगी तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको हम? कैलिक्स। इसके बाद अगर हम बात करें तो मुझे यहाँ अगली जो स्ट्रक्चर दिखती है उसका नाम क्या है? पेटल। ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या है? पेटल है। और पेटल के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं?
कोरोला बोलते हैं, ठीक है ना। कोरोला या हम पेटल की बात करें तो ये कलरफुल होता है। कैसा होता है? कलरफुल होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पेटल्स जो होते हैं इसका काम होता है अट्रैक्ट इंसेक्ट, अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। किसके लिए अट्रैक्ट करते हैं? पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। ये बात हो गई। अब सुनना, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपको दिख रहा है एंथर और दिख रहा है फिलामेंट। फिलामेंट है ये और इधर क्या है? एंथर, ठीक है ना। एंथर और फिलामेंट दोनों को कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं? इसको स्टैमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैमेन। तो अगर हम बात करें, अगर हम एंथर ले लें और एंथर के साथ फिलामेंट, अच्छा फिलामेंट क्या है? सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। कैसी स्ट्रक्चर? सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। तो अगर आप देखोगे तो ये दिख रहे हैं सिलेंडर, दिस सिलेंड्रिकल पार्ट इज एक्चुअली में फिलामेंट। और एंथर जो ऊपर ऐसे आपको पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा ना, ये क्या है? एंथर है। एंथर और फिलामेंट को कलेक्टिवली मिला के हम क्या बोलते हैं? स्टेमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेमेन बोलते हैं। या फिर इसको क्या बोला जाता है? एंड्रोसियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंड्रोसियम बोला जाता है, ठीक है। वेरएज अगर आपकी बात करें अगली, तो ये स्टिग्मा, ये स्टाइल और एक स्ट्रक्चर जो यहां नीचे दिख रही है दैट इज ओवरी। अगर हम बात करें स्टिग्मा की तो स्टिग्मा अम्ब्रेला लाइक पोर्शन होता है। कैसा होता है? अम्ब्रेला लाइक होता है, अपर स्वोलन पोर्शन। जैसे अगर आप डायग्राम में देखोगे तो वैसे इस डायग्राम में थोड़ा क्लियर नहीं है, बट अगर आप डायग्राम बनाओगे तो कुछ इस तरीके से ये ऊपर का प्लेटफॉर्म दिख रहा है, ये स्टिग्मा होता है। और जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है ये स्टाइल होता है और नीचे का बेसल पोर्शन क्या होता है? ओवरी होता है। क्या होता है? ओवरी। तो अगर हम बात करें स्टिग्मा, स्टिग्मा के साथ साथ क्या? स्टाइल, और स्टाइल और इसके बाद क्या? ओवरी। इन तीनों को मिला के कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? कार्पल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्पल बोलते हैं। और कार्पल को हम गाइनोसियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गाइनोसियम बोलते हैं। क्लियर है बात? तो यहां तक हमें पता चला कि गाइनोसियम क्या है, यानी कार्पेल क्या है। कार्पेल का दूसरा नाम और क्या होता है? पिस्टिल। क्या होता है? पिस्टिल। तो हम पिस्टिल बोलें, कार्पेल बोलें या गाइनोसियम बोलें, बात देखिए गाइनोसियम कब इस्तेमाल करते हैं? जब ग्रुप की बात होती है। अगर हम पिस्टिल या कार्पेल सिंगल पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो स्टॉक, थैलमस वगैरह वगैरह दिख गए। अब सुनना, अगर मान लिया किसी फ्लावर के अंदर आपको दिखा कि एक फ्लावर के अंदर जो वर्ल हो रही है वो कितनी वर्ल है? वर्ल का मतलब वही जो आपने स्ट्रक्चर पढ़ी है, ठीक है। ये कितनी होती है टोटल? 4 है। कितनी वर्ल है? 4 वर्ल। कौन कौन सी? एक आपका है कार्पल, एक है आपका स्टेमेन, एक है सेपल और एक है पेटल। हाँ, कैलिक्स भी बोल सकते हैं, बट मैंने सब सिंगुलर फॉर्म में, मतलब कार्पेल स्टेमेन सब सिंगल सिंगल लिखे, इसलिए यहाँ सेपल्स एंड पेटल्स भी इस्तेमाल किया गया है। अब अगर हम बात करें तो ये सारे के सारे, ये जो कार्पेल और स्टेमेन दिख रहा है, इनको हम बोलते हैं इसेंशियल। क्या बोलते हैं इनको हम? इसेंशियल वर्ड बोलते हैं। जबकि ये दोनों जो हैं इसे हम क्या बोलते हैं? नॉन इसेंशियल वर्ड बोलते हैं। नॉन इसेंशियल वर्ड कहा जाता है। क्लियर है बात? तो इसेंशियल वर्ड, नॉन इसेंशियल वर्ड क्लियर है। अब अगर किसी फ्लावर के अंदर ये चारों के चारों वर्ड मौजूद हैं, चारों के चारों मौजूद हैं, तो ऐसे फ्लावर को कंप्लीट फ्लावर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंप्लीट फ्लावर। यानी अगर कभी बात हो किसकी? कंप्लीट फ्लावर की। किसकी बात हो? कंप्लीट फ्लावर की। तो कंप्लीट फ्लावर में क्या होगा? ऑल 4 वर्ड आर प्रेजेंट, यानी चारों वर्ड प्रेजेंट होंगे। और अगर फ्लावर कैसा है? इनकम्प्लीट है। क्या है? इनकम्प्लीट। तो इनकम्प्लीट फ्लावर कब बोलेंगे? जब एनी वन और मोर वर्ड अब्सेंट, यानी एक या एक से ज्यादा वर्ड अगर इनमें से कोई अब्सेंट हो तब उसे हम क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट फ्लावर बोलेंगे। वैसे आपको पता है सेपल्स अकेले सेपल्स ही कहलाता है, पेटल्स को अकेले हम पेटल ही बोलते हैं। लेकिन अगर सेपल एंड पेटल कैसे हों? फ्यूज्ड हों। क्या हों? फ्यूज्ड हों, तब इसको क्या बोला जाता है? सेपल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेपल। ठीक। और सेपल के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? पेरियंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? पेरियंथ बोलते हैं।
क्लियर है बात? तो हमने बात कर ली फ्लावर के बारे में। अब हमें एक एक करके इस चैप्टर में फोकस कहाँ रखना है? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में। तो हम सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है? स्टैमेन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना? तो चलते हैं। अगर हम स्टैमेन के बारे में बात करते हैं तो डायग्राम ये एनसीईआरटी का है, इस डायग्राम का इस्तेमाल हम करेंगे, ठीक है ना? तो सबसे पहले हमारी जो हेडिंग है उसका नाम क्या है? स्टैमेन। स्टैमेन के बारे में हमें क्या क्या समझना है इसको समझते हैं। तो सबसे पहली बात, ये डायग्राम कहाँ का है? एनसीईआरटी का, ठीक। अगर हम स्टैमेन की बात करें तो स्टैमेन में आपको दो पार्ट दिख रहे हैं। एक पार्ट जो ऊपर है लेबल किया हुआ है, नाम क्या है इसका? एंथर है। और दूसरा पार्ट जो सिलिंड्रिकल दिख रहा है जिसे हम फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। दोनों डायग्राम ही इसके हैं, बट एक में हमने क्या किया है, इसको यहां से कट किया है और कट करके इसको टॉप व्यू देख रहे हैं ऊपर से, तो कैसा दिखता है वो हम देख रहे हैं। अगर हम बात करें तो एंथर देखा, इसमें जो ये पॉलन सैक वर्ड इस्तेमाल किया गया है, ये जो वर्ड पॉलन ग्रेन इस्तेमाल किया गया है, और ये जो लाइन ऑफ डिहाइसेंस इस्तेमाल किया गया है। वैसे तो रिवीजन चल रहा है तो आप इन सब वर्ड से फैमिलियर हो। पॉलन ग्रेन आपको पता है मेल गैमेटोफाइट होता है। पॉलन ग्रेन जिस स्ट्रक्चर में बनता है उसको माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं, और माइक्रोस्पोरेंजिया मैच्योर होकर पॉलन सैक बनाती है। लाइन ऑफ डिहाइसेंस यानी जब एंथर बस्ट होगा तो पॉलन ग्रेन उससे रिलीज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ डिहाइसेंस बोलते हैं। इनकी बात हम आगे और करेंगे, बट अभी एंथर और एक फिलामेंट दिखा। जो फिलामेंट है ना, फिलामेंट के दो एंड होते हैं। कितने एंड होते हैं फिलामेंट के? दो एंड। एक होता है प्रॉक्सिमल एंड और एक होता है डिस्टल एंड। कौन सा होता है? प्रॉक्सिमल, और एक क्या होता है? डिस्टल एंड होता है। अगर हम बात करें प्रॉक्सिमल एंड और डिस्टल एंड की, तो यहां पे दिख रहा है आपको ये वाला एंड, दिस एंड इज डिस्टल एंड। क्या है ये? डिस्टल एंड। और अगर मैं प्रॉक्सिमल एंड की बात करूं तो आपको ये वाला एंड दिख रहा है, इस वाले एंड को हम क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल एंड बोलते हैं। आप बताओ, प्रॉक्सिमल एंड नीचे की तरफ है और ये किससे कनेक्टेड होगा? थैलेमस से कनेक्टेड होगा, ठीक है ना? तो प्रॉक्सिमल एंड जो होगा वो अटैच्ड विद थैलेमस। किससे अटैच होगा? अटैच्ड विद थैलेमस। वेरस डिस्टल एंड जो होगा वो अटैच किससे होगा? एंथर के साथ। अटैच्ड विद एंथर, यानी ये किससे अटैच होगा? एंथर के साथ अटैच होगा। यहां तक बात क्लियर हुआ? प्रॉक्सिमल एंड क्या होता है और डिस्टल एंड क्या होता है। इसके बाद सुनना, जो एंथर है, अगर आप एंथर देख पा रहे हो तो दो लोब दिखेंगे, एक लोब आगे की तरफ है, एक पीछे की तरफ। अगर मैं क्लियरली बनाऊं तो कुछ इस तरीके से एंथर के कितने लोब देखने को मिलेंगे? दो लोब देखने को मिलेंगे, ठीक है ना? तो ये जो दिख रहे हैं स्ट्रक्चर, इसे हम क्या बोलते हैं? लोब ऑफ एंथर बोलते हैं। और एंथर में कितने लोब हैं? दो लोब हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? बाइलोब। इसके बाद आपको ये बीच में लाइन दिख रही है जो दोनों लोब को आपस में कनेक्ट कर रही है, दिस लाइन इज कॉल्ड कनेक्टिव। इस लाइन को क्या बोलते हैं हम? कनेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? कनेक्टिव। अगर आप बात करोगे तो एंथर कैसा होता है? सर बाइलोब्ड होता है। कैसा होता है? बाइलोब्ड होता है। बाइलोब का मतलब टू लोब होंगे, ठीक। एंथर जो होता है वो डाइथिकस होता है। कैसा होता है? डाइथिकस। डाइथिकस क्यों बोला जाता है? टू थीका इन ईच लोब। हर एक लोब में कितने थीका होंगे? दो थीका होंगे, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? डाइथिकस। क्या मतलब हुआ सर दो थीका होने का? जैसे अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन लूंगा तो क्रॉस सेक्शन के अंदर आपको कुछ इस तरीके से सेक्शन दिखेंगे, ठीक। यहां से इस साइड वाला ये एक लोब है, इधर वाला क्या है? दूसरा लोब है। तो अगर आप एक लोब के अंदर देख रहे हो तो यहां से लेके यहां तक इसको हम एक थीका बोल रहे हैं, और इसे यहां तक क्या बोल रहे हैं? दूसरा थीका। तो अगर आप देखोगे एक लोब के अंदर दो थीका दिख रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? डाइथिकस बोला जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो डाइथिकस के अलावा एंथर को बोला जाता है टेट्रास्पोरेंजिएट। क्या बोला जाता है? टेट्रास्पोरेंजिएट, ठीक है ना? टेट्रास्पोरेंजिएट का मतलब होता है 4 माइक्रो स्पोरेंजिया। यानी इसके अंदर कितनी माइक्रोस्पोरेंजिया होंगी? टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगी। इसी वजह से इसको टेट्रास्पोरेंजिएट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। हाँ, हाँ। डायग्राम करना हो, डायग्राम बनाना होता है, ठीक है ना? हाँ,
डायग्राम बनाना होता है। और एक और चीज, ये कोशिश करें कि जितनी भी चीजें मैं समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, मैं जब टॉपिक पढ़ा लूंगा पूरा, आप सारे डाउट इकट्ठे पूछ लोगे। मैं आपको टाइम दूंगा क्लास खत्म होने से 5 मिनट पहले, मतलब जैसे टाइम मान लिया 5 बजे क्लास खत्म हो रही है, मैं 5 मिनट का टाइम दूंगा, जितने भी डाउट आपके होंगे वो सब आप पूछ लोगे, सारे क्लियर करूंगा मैं, ठीक है ना। बट पहले एक बार फोकस करो समझने पे चल क्या रहा है, और मुझे अगली क्लास में रेडी भी चाहिए सारा कुछ, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं करनी है यहाँ, ठीक है ना। आगे चलता हूं मैं। तो जैसा कि मैंने यहां तक बताया, यहां तक कोई समस्या नहीं। अब जब मैंने सेक्शन कट किया तो मैं बताया कि सेक्शन कट करने के बाद हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है आंसर। इसके अंदर सेंटर में क्या होती है, माइक्रो स्पोरेंजिया होती है। क्या होती है, माइक्रोस्पोरेंजिया। और इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन बनते हैं। क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी है, ये जो पाउच बना है, इसे हम क्या बोल रहे हैं, माइक्रो स्पोरेंजिया। आपको पता है कि हम माइक्रो वर्ड इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, मेल के लिए। स्पोरेंजिया का मतलब क्या होता है, स्पोर प्रोड्यूस करने वाली स्ट्रक्चर, यानी मेल के अंदर स्पोर बनाने वाली जो स्ट्रक्चर होगी उसका नाम क्या कहा जाएगा, माइक्रो स्पोरेंजिया। तो क्या काम होता है इसका, प्रोड्यूस माइक्रो स्पोर इन स्टेमन, या एंथर बोल दो ज्यादा प्रिसाइज। एंथर के अंदर क्या बनाएगी, माइक्रो स्पोर बनाएगी, ठीक है ना। तो एक बेसिक आइडिया आपको लग गया कि हाँ ठीक है, एक एंथर के अंदर क्या क्या होता है। अब ये जो एंथर है इसका हम ट्रांसवर्स सेक्शन यानी इसका डायग्राम देखेंगे कि अगर हम इसको कट करके डिटेल में स्टडी करें तो मुझे क्या क्या देखने को मिलेगा। तो इसके लिए एनसीईआरटी में ये आपको अगला डायग्राम देखने को मिलता है। अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं तो इस डायग्राम के अंदर सबसे पहले हम इस वाले को देख रहे हैं, फर्स्ट डायग्राम ए वाला। अगर इस डायग्राम में देखें तो हमें कई सारी लेयर दिख रही हैं। क्या दिख रही हैं, बहुत सारी लेयर, किसकी, एंथर की। यानी अगर हम एंथर को कट करेंगे और कट करके देखेंगे तो मल्टी लेयर होता है। मल्टी लेयर में सबसे बाहर की लेयर जो होगी वो क्या होती है, एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस के बाद जो लेयर मिलती है उसका नाम क्या है, एंडोथीसिया नाम है। और एंडोथीसिया के जस्ट अंदर जो लेयर होती है उसका नाम क्या है, मिडिल लेयर। और उसके बाद जो लेयर मिलेगी आपको वो क्या मिलेगा, एपिटम मिलेगा। और एपिटम के अंदर क्या होता है, टिश्यू भरा होता है, जो क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू कहलाता है। तो अगर हम सबसे पहले लेयर की बात करें, किसकी बात करें, लेयर की, तो लेयर सबसे पहले यानी लेयर ऑफ एंथर। एंथर की लेयर कौन कौन सी देखने को मिलती है। तो मैं जो लिख रहा हूं वो आउटसाइड टू इनसाइड लिख रहा हूं, आपको ऑर्डर पता होना चाहिए। सबसे पहली लेयर जो आएगी उसका नाम क्या है, एपिडर्मिस। क्या नाम है, एपिडर्मिस। जो सेकेंड लेयर है उसका नाम क्या है, एंडोथीसिया। क्या नाम है, एंडोथीसिया। और जो थर्ड लेयर है उसका नाम क्या है, मिडिल लेयर। और जो फोर्थ लेयर है उसका नाम क्या है, टेपिटम। क्या नाम है, टेपिटम। सुना ध्यान से, अगर मैं एपिडर्मिस की बात करूं सिंगल लेयर होता है, एंडोथीसिया की बात करूं सिंगल लेयर होता है, मिडिल लेयर एक से लेकर के 3 लेयर हो सकती हैं, और टेपिटम भी क्या होता है, एक सिंगल लेयर होता है। ठीक, इनमें से जो मैंने स्टार्टिंग में 3 लेयर लिखे हैं, यानी एपिडर्मिस से लेकर के मिडिल लेयर तक, इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन। क्या होता है, प्रोटेक्शन, यानी ये प्रोटेक्टिव होंगे। और दूसरा डिहाइसेंस। क्या होता है, डिहाइसेंस ऑफ एंथर, यानी एंथर को ब्रेक करके ये पोलन ग्रेन को क्या कर देती हैं, रिलीज कर देती हैं। यानी 2 काम है, एक तो प्रोटेक्ट करना, और प्रोटेक्शन के बाद क्या करना, एंथर जब एंथर के अंदर जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाएगा तो उस पोलन ग्रेन को एंथर से रिलीज करने का काम होता है। ठीक, इसके बाद जो मेरे पास लेयर बचती है उस लेयर का नाम क्या है, टेपिटम। क्या नाम है, टेपिटम। अगर मैं टेपिटम की बात करूं तो यहां से अक्सर क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है ना। तो टेपिटम इंपॉर्टेंट है। तो टेपिटम, पहली बात तो ये मल्टी न्यूक्लिएट होती है। कैसी होती है, मल्टी न्यूक्लिएट होगी, मल्टी न्यूक्लिएट। और इसके पास क्या होगा, डेंस साइटोप्लाज्म होगा। क्या होगा, डेंस साइटोप्लाज्म। कैसा होगा, डेंस साइटोप्लाज्म। डेंस साइटोप्लाज्म का मतलब ये बहुत ज्यादा एक्टिव होगी,
इसके साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी एक्टिविटी चल रही होंगी, इसके अंदर नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेल क्या होंगे, ज्यादा होंगे, वो सब क्या है, डेंस साइटोप्लाज्म। अब सर ऐसा क्यों है, एपिडर्म को हमने मल्टी न्यूक्लिएट क्यों बनाया, इसको हमने डेंस साइटोप्लाज्म क्यों दिया, क्योंकि इसका रोल होता है, इसका फंक्शन होता है कुछ, और वो फंक्शन क्या है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग माइक्रो स्पोर, या आप बोल सकते हो पॉलन, ठीक है ना। जो पॉलन ग्रेन डेवलप हो रहा होगा उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम किसका होता है, टाइपिडम का होता है। ये बात एनसीईआरटी में मेंशन की हुई है। इसके अलावा आपको पता है कुछ और चीजें होती हैं, ये क्या करता है, प्रोड्यूस स्पोरोपोलिन, क्या बनाता है, स्पोरोपोलिन बनाता है, और एक और चीज बनाता है, प्रोड्यूस कैलेज एंजाइम, ठीक है ना। मेन इसका काम जो एनसीईआरटी में है वो क्या है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। और मैं यही बता रहा हूं कि जब भी आपसे पूछे पेपर में तो आपको पहला फंक्शन फर्स्ट वाला ही मेंशन करना है, ठीक है ना। तो जब एनसीईआरटी की बात आए, क्वेश्चन आए, तो आपको प्रायोरिटी एनसीईआरटी को देना है, क्योंकि वही हमारे लिए सब कुछ है, ठीक है ना, और ज्ञानी ज्यादा नहीं बनना है। अब मेरी बात सुनना, ये बात हमने की लेयर्स की, लेयर का ऑर्डर पता होना चाहिए, पहले एपिडर्मिस, दूसरी एंडोथीसिया, तीसरी मिडिल लेयर, और चौथी क्या है, टैपिटम है। अब मैंने बताया इस टैपिटम के अंदर क्या था, एक टिश्यू था जिसका नाम था स्पोरोजिनस टिश्यू। जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, ये स्पोरोजिनस टिश्यू आगे चल के क्या बनाता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाता है, और माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर यानी पोलन ग्रेन बनते हैं। तो स्पोरोजिनस टिश्यू अगर आपसे पूछे क्या होता है, तो कॉम्पैक्टली पैक्ड होमोजिनस क्या, होमोजिनस सेल्स, कॉम्पैक्टली पैक्ड होमोजिनस सेल जो कहां होंगे, एपिडर्म के अंदर मिलेंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, जो है स्पोरोजिनस टिश्यू बोलते हैं। अच्छा, स्पोरोजिनस टिश्यू की पोलॉइडी कितनी होगी, 2n, यानी ये कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। कैसा होगा ये, डिप्लॉइड। अब ये डायग्राम की लेबलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे यहां अगर देखोगे तो एक एक लेयर सारी समझा रखी है। अच्छा, कनेक्टिव क्या होता है आपको बताया है, जो दोनों लोब को क्या करता है, कनेक्ट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिव। स्पोरोजिनस टिश्यू की भी बात मैंने कर ली कि स्पोरोजिनस टिश्यू क्या होता है। और अगर मैं बात करूं स्पोरोजिनस टिश्यू, कनेक्टिव, इन सब की बात करने के बाद अगर मैं इतने एरिया को जूम करता हूं तो मुझे कुछ ऐसे सेल्स दिखाई देंगे, ठीक। अगर आप सेल्स में देखोगे तो आउटर मोस्ट वही एपिडर्मिस है, एंडोथीसिया, मिडिल लेयर, उसके बाद यहां माइक्रोस्पोर मदर सेल जो स्पोरोजिनस टिश्यू ही बनेंगे, और टैपिटम, ये सारी लेयर देखेंगे। जिसमें से एक और बात, जो एंडोथीसिया होती है ये हाइग्रोस्कोपिक होती है। कैसी होती है, हाइग्रोस्कोपिक होती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्लियर है बात। उसका नेचर कैसा होता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है। अब यहां पे क्या है सर, ये अंदर, अच्छा ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया, जहां पर एक्चुअली में माइक्रोस्पोर डेवलप करेंगे। क्या करेंगे, माइक्रोस्पोर डेवलप करेंगे, ठीक। अब माइक्रोस्पोर डेवलप हुए, और माइक्रोस्पोर डेवलप होकर पोलन ग्रेन बना दिए मैच्योर होकर के। तो पोलन ग्रेन जब बन जाएगा तो पोलन ग्रेन को रिलीज करना होगा। पोलन ग्रेन को जब रिलीज करना होगा तो ये तीनों लेयर, एपिडर्मिस, एंडोथीसिया, मिडिल लेयर, ये तीनों लेयर खत्म हो जाती हैं। एक मैच्योर एंथर के अंदर एपिडर्मिस, एंडोथीसिया, मिडिल लेयर नहीं मिलती हैं। क्या होगा, एपिडर्मिस, एंडोथीसिया और मिडिल लेयर नहीं मिलती हैं, जबकि वो क्या हो जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी, और क्या हो जाएगा, आगे पोलन ग्रेन क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। क्लियर है बात यहां तक, आगे चलो। अब मेरे पास जो अगला डायग्राम आता है भाई, ये वाला। अच्छा, उससे पहले मुझे एक और चीज समझनी है, वो क्या है, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। कौन सी चीज, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। अगर हम माइक्रोस्पोरोजिनेसिस की बात करें, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, तो माइक्रोस्पोरोजिनेसिस क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। क्या चीज,
और एंडोथीसिया होती है वो। अच्छा अच्छा, इसमें ना एपिडर्मिस एंडोथीसिया मिलती है, मिडिल लेयर एंड एपिडर्म, ठीक है ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज जो गड़बड़ होगी वो क्या है कि एपिडर्मिस एंड एंडोथीसिया क्या होगी, वो परसिस्टेंट होती हैं। परसिस्टेंट का मतलब ये बाद में भी रहेंगी, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, शॉर्ट लिव्ड, यानी बाद में खत्म हो जाएंगे, यानी मैच्योर होने के बाद क्या हो जाएंगी, ये खत्म हो जाएंगे। क्लियर है? अब सुना ध्यान से, मैं बात कर रहा था किसकी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। होता क्या है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या बोला जाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब बताओ, आपके पास क्या था, स्पोरोजिनस टिश्यू था। क्या था, स्पोरोजिनस टिश्यू। जो स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं इन्हीं को हम माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं। मतलब स्पोरोजिनस टिश्यू ही माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं। और माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर होती क्या है, मियोसिस। क्या होगी, मियोसिस होगी। जब माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होगी तो इससे क्या बनेगा, पोर, या ऐसे बोले माइक्रोस्पोर टेट्राड बोल सकता हूं। 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे जिन्हें हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। और फिर माइक्रोस्पोर टेट्राड से क्या बनेंगे, फोर माइक्रोस्पोर, 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे। अच्छा, जो माइक्रोस्पोर बनेंगे वो हैप्लॉइड होंगे, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होगी वो डिप्लॉइड होगी, और स्पोरोजिनस टिश्यू जैसे कि मैंने पीछे बताया था कि भी कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। अब सुनना, अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो एनसीईआरटी क्या कहता है कि भाई साहब, माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगोज meiotic division, undergoes meiotic division to form 4 haploid माइक्रोस्पोर। कितने माइक्रोस्पोर बनेंगे, 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनेंगे, और उनको हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बोलते हैं उसको हम, माइक्रोस्पोर टेट्राड। और जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है वो डिहाइड्रेट करता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड डिहाइड्रेट टू फॉर्म 4 माइक्रोस्पोर, 4 माइक्रोस्पोर। ठीक, ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की जो प्रोसेस है ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछते हैं। यहाँ पे जो मैंने थ्योरी लिखी है वो एनसीईआरटी की एग्जैक्टली है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, एनसीईआरटी पढ़ भी लिया करो कभी कभी, ठीक है ना। तो इससे पता चला कि भैया हमारे पास माइक्रोस्पोर बनेगा। अब देखो माइक्रोस्पोर टेट्राड दिखते कैसे हैं। अगर मैं माइक्रोस्पोर टेट्राड के दिखने की बात करूं तो ये वाला डायग्राम आपको दिख रहा है, ये क्या है, माइक्रोस्पोर टेट्राड। इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और बैक करते हैं। तो ये क्या है, माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है ना। माइक्रोस्पोर टेट्राड, क्लियर है बात, ठीक। अब सुनना, आगे की बात करते हैं। तो पोलन ग्रेन की डेवलपमेंट, अगर मैं पोलन ग्रेन की डेवलपमेंट की बात करूं तो पहली बात तो पोलन ग्रेन के बारे में कुछ आइडिया आपको होना चाहिए कि पोलन ग्रेन में क्या क्या होता है, कौन कौन सी सेल्स होती हैं, वगैरह वगैरह। ये डायग्राम जो है
वो क्या है, पोलन ग्रेन की डेवलपमेंट। सबसे पहले समझना, मेरे पास जो बना है स्ट्रक्चर वो माइक्रोस्पोर है। ये क्या है, माइक्रोस्पोर है। ये माइक्रोस्पोर के अंदर छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, वो वैक्यूल्स क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। जब छोटे छोटे वैक्यूल्स कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करके एक बड़ा वैक्यूल बनता है और न्यूक्लियस थोड़ा किनारे पर शिफ्ट हो जाएगा। न्यूक्लियस किनारे पर शिफ्ट होगा, उसमें क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन होगा। जो न्यूक्लियर डिवीजन होता है वो कैसा होता है, अनइक्वल होता है। कैसा होता है, अनइक्वल न्यूक्लियर डिवीजन होता है। और अनइक्वल न्यूक्लियर डिवीजन के बाद जो आपके बनते हैं वो दो न्यूक्लियस बनते हैं। एक न्यूक्लियस छोटा होगा और एक न्यूक्लियस क्या होगा, बड़े साइज का होगा। छोटे साइज का जो न्यूक्लियस होता है उसे बोलते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस, और बड़े वाले को वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और फिर साइटोकाइनेसिस होगी तो एक बड़ी सेल बनेगी, एक छोटी सेल। बड़ी सेल को वेजिटेटिव सेल और छोटी सेल को जनरेटिव सेल बोला जाता है। तो जो डायग्राम बने हुए क्या है, डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन के हैं। किसके हैं, डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन के हैं। अब कुछ बातें, एक और चीज कि जो पोलन ग्रेन होता है ना, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन को हम मेल गैमेटोफाइट के नाम से भी जानते हैं। कितना नाम जानते हैं, मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट। क्लियर है। तो जो पोलन ग्रेन है या मेल गैमेटोफाइट है, इसका डायमीटर, अच्छा इसकी बाहर की आउटर मोस्ट कवरिंग कितनी होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग एक्साइन होती है, उसके अंदर की कवरिंग इंटाइन होती है। एक्साइन किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिन की, और इंटाइन किसकी बनी होती है, टेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। एक्साइन जो होती है वो कहीं कहीं पे मिसिंग होगी, और जहां पे वो मिसिंग होती है उसे हम जर्म पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हम जर्म पोर बोलते हैं। इसके अलावा जो है अंदर एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। बड़ी सेल जो वेजिटेटिव सेल है वो आगे चल के पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करती है, वेयर जो स्मॉलर सेल यानी जनरेटिव सेल है वो आगे चल के क्या बनाएगी, दो मेल गैमेट्स बनाएगी। तो जब पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं ना एंथर से, जब पोलन ग्रेन एंथर से रिलीज होते हैं तो वो दो स्टेट में रिलीज हो सकते हैं। हो सकता है जो पोलन ग्रेन रिलीज हो रहा है उसके अंदर ऑलरेडी दो मेल गैमेट्स बन चुके हैं। तो अगर दो मेल गैमेट बन चुके होंगे तो टोटल 3 सेल हो जाएंगी। और 3 सेल स्टेज में कितने परसेंटेज होते हैं, टोटल 40% होता है। तो 40% कहां होता है, 3 सेल स्टेज में, और 60% कहां होता है, 2 सेल स्टेज में। अगर 2 सेल स्टेज है मतलब एक जनरेटिव सेल है और एक वेजिटेटिव सेल है, और 3 सेल स्टेज है तो दो मेल गैमेट हैं और एक वेजिटेटिव सेल है। तो इसकी बात हम करेंगे अगली क्लास में। अभी आपको अगर कोई डाउट है यहां तक तो आप मुझे बता दो, ठीक है ना। हाँ बता।